कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। पंक्ति आश्रय की बाहों में सोना चाहती थी, लेकिन उसे आश्रय से ऐसा कुछ कहने में शर्म आ रही थी और समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो कहे या ना कहे। कहीं आश्रय एक बार फिर से गुस्सा होने लगा तो जो उसे थोड़ा बहुत आश्रय का प्यार मिल रहा है वो भी कैंसिल हो जाएगा। वहीं आश्रय उसकी बात का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। वो पंक्ति की तरफ देखते हुए बोला, तुम एक काम करो, तुम रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ। पंक्ति ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों, आप कहीं जा रहे हैं क्या? आश्रय ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोला, नहीं, वो मुझे स्मोक करनी है तो मैं बस गार्डन एरिया में जा रहा हूँ, रूम में कर नहीं सकता हूँ और यहाँ हाल में तो पॉसिबल ही नहीं। पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया, लेकिन फिर धीमे से बोली, कोशिश कीजिए ना आश्रय जी कि आप ये स्मोक करना छोड़ दें, ये अच्छी बात नहीं है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे, मैं चलती हूँ रूम में। ये बोलकर वो सीधा रूम की तरफ बढ़ गई और आश्रय उसे जाते हुए देख रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर बाहर गार्डन एरिया की तरफ आ गया, लेकिन उसने स्मोक करना शुरू नहीं किया। वो यूं ही वहाँ पर टहल रहा था और फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। 2 मिनट बाद ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर वापस इधर उधर टहलने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद एक गाड़ी राणा मेंशन में एंटर हुई और उसमें से एक शख्स बाहर निकला, जो कि आश्रय का पर्सनल असिस्टेंट था। उसके हाथ में एक बैग था और उस बैग में बढ़िया रसीले आम थे। आश्रय के पर्सनल असिस्टेंट ने वो बैग आश्रय को दिया तो आश्रय ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। वो पर्सनल असिस्टेंट वहाँ से चला गया तो अब आश्रय भी अंदर की तरफ आया। किचन में आकर उसने आम को पहले अच्छे से धोया और फिर उसे काट कर पंक्ति के पास रूम में ले आया। रूम में पंक्ति बेड पर लेटी हुई इधर उधर करवट ले रही थी। वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार आम घूम रहे थे। उसका सच में आम खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला उसने तुरंत अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया, ताकि आश्रय को ऐसा लगा कि वो सो गई है, कहीं वो उसे एक बार फिर से डांट ना दे। बेशक से आश्रय उसे बार बार बोल रहा था कि वो उसे नहीं डांटेगा, लेकिन फिर भी पंक्ति को खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इन सब बातों पर उसे क्या यकीन होता। इतना तो एक छोटा बच्चा भी नहीं डरता होगा जितना पंक्ति डरती थी। वहीं आश्रय ने जब उसे अपनी आंखों को बंद करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो अपनी जगह पर खड़ा खड़ा पंक्ति के बारे में कुछ सोच रहा था और फिर अचानक से उसके एक्सप्रेशंस बदले। अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर गिल्टी एक्सप्रेशंस हों। उसने एक गहरी सांस ली और फिर आगे की तरफ आया। आम की प्लेट उसने बेड पर पंक्ति के बगल में रखी और फिर खुद भी बेड पर आकर अचानक ही उसने पंक्ति का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो पंक्ति ने तुरंत अपनी आंखों को खोल दिया। वो अपनी बड़ी बड़ी टुकुर टुकुर आंखों से आश्रय को देखने लगी। वही आश्रय भी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता है तुम्हें नींद नहीं आ रही मिस इनोसेंट, तुम्हें ऐसे ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। पंक्ति तुरंत बोली, पर मैंने सच में सोने की कोशिश की थी आश्रय जी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये बोलते हुए वो अचानक से रुक गई। अब उसे आम की खुशबू आने लगी थी। उसने अपना चेहरा हल्का सा घुमाया तो उसे आम से भरी हुई प्लेट नजर आई और फिर से वापस चौंकते हुए आश्रय को देखने लगी। आश्रय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा आम खाने का मन कर रहा था ना? पंक्ति झट से बोली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप सच में आम ले आएंगे आश्रय जी। आपको पता है, हालांकि मैंने अभी तक आम नहीं खाया, लेकिन उसका टेस्ट मुझे अपने मुंह में फील हो रहा है। मेरा इतना आम खाने का मन कर रहा है कि ऐसा लग रहा था अगर आम नहीं खाऊंगी तो पूरी रात नहीं सो पाऊंगी, लेकिन अब मैं आराम से सो जाऊंगी। आश्रय ने उसे पूरी तरह से अब अपनी गोद में एक पल के लिए समेटा और बोला, हाँ तुम आम खा सकती हो, लेकिन सिर्फ थोड़े से। मैंने सुना है आम गर्म होते हैं और गर्म चीज़ें प्रेगनेंसी में नहीं खाते। पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, मुझे भी पता है आश्रय जी, मुझे सासू माँ ने बताया था। वो बोल रही थी और अब आश्रय ने चम्मच से उसे आम खिलाना शुरू कर दिया था। पंक्ति को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। उसे कभी किसी ने इस तरह से पैम्पर नहीं किया था, तो ये चीज़ उसके लिए बहुत नई थी।
और बहुत ज़्यादा खास भी थी। वो किसी बच्चे की तरह आश्रय की गोद में बैठी हुई आम खा रही थी और आश्रय भी बड़े प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। अचानक ही आश्रय ने शिकायती लहजे में कहा, वैसे तुम मुझे कहती हो कि आप बहुत बुरे हो आश्रय जी, लेकिन तुम भी कम नहीं हो मिस इनोसेंट कहूँ या फिर मैं कहूँ मिस क्लेवर। उसके मुंह से अपने लिए एक बार फिर से मिस क्लेवर सुनकर पंक्ति के चेहरे पर डर झलकने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो आश्रय उससे एक बार फिर से नाराज हो रहा है। वहीं आश्रय अब हल्का सा मुंह बनाकर बोला, अकेली अकेली आम खाए जा रही हो, ये नहीं कि मुझे भी पूछ लो। उसकी बात पर पंक्ति ने अपना लोअर लिप अंदर की तरफ दबा लिया। वो सच में आश्रय से आम पूछना तो भूल ही गई और आश्रय ने भी खुद से आम नहीं खाया। आश्रय एक बार फिर से मुंह बनाते हुए बोला, हाँ मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो और हमारे बेबी की मम्मा बनने वाली हो, तो तुम्हारा आम खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं भी तो डैड बनने वाला हूँ ना, तो हो सकता है मेरा भी आम खाने का मन कर रहा हो। उसकी बात सुनकर पंक्ति की अचानक से ही हंसी छूट गई और उसे हंसते हुए देख आश्रय कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसने बहुत कम पंक्ति को ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए देखा था और इस तरह से हंसते हुए तो कभी भी नहीं देखा था। वहीं पंक्ति के लिए आश्रय का इस तरह से बात करना बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, तो उसे हंसी आ गई। उसने तो ज़्यादातर आश्रय की डांट और गुस्सा ही देखा था, अब ऐसे वो प्यार से बात करेगा तो ओबियस सी बात है उसे हंसी आएगी ही। लेकिन जब उसने आश्रय की इंटेंस नज़रों को खुद पर महसूस किया तो उसने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की, पर फिर भी वो मुंह दबाकर हंस रही थी और फिर अचानक से ही आश्रय ने उसके गाल पर अपना हाथ रख दिया। पंक्ति की हार्ट बीट फास्ट चलने लगी। आश्रय ने अब अपने हाथ में एक बार फिर से चम्मच लिया और उसमें आम का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर पंक्ति के मुंह की तरफ लेकर आया। पंक्ति ने धीरे से अपने नाजुक से होठों को खोला और उस आम के टुकड़े को अपने होठों में लेने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उस आम के टुकड़े को हल्का सा टच किया, आश्रय ने अपने होठों को भी उस आम के टुकड़े पर झुका दिया और फिर वो आम का टुकड़ा बेचारा इस जद्दोजहद में फंस गया कि वो पहले पंक्ति के मुंह में जाए या फिर आश्रय के मुंह में। आश्रय ने उस आम के टुकड़े को थोड़ा सा छोड़ा तो पंक्ति तुरंत उसे अपने मुंह में ले गई, लेकिन अगले ही पल आश्रय ने उसके गालों को अपनी उंगलियों से दबाया तो पंक्ति का मुंह खुल गया और आश्रय अब उसे किस करने लगा। पंक्ति तो जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। उसके हाथ पूरी तरह से आश्रय के कंधे पर कसे हुए थे और यूं ही उसे किस करते हुए आश्रय ने अब पूरी तरह से उसे बेड पर लिटा दिया और फिर खुद भी उसके ऊपर झुक गया। पंक्ति भी उसे पूरी तरह से रिस्पॉन्स दे रही थी। आश्रय ने अब पंक्ति के हाथों पर अपने हाथ रखे और उन्हें अपने कंधे से हटाकर ऊपर तकिए पर लगाया। अब वो पंक्ति के चेहरे को बेहद इंटेंस नज़रों से देख रहा था और पंक्ति ने भी कुछ पल के लिए जैसे उसकी नज़रों से अपनी नज़रों को मिलाया और फिर शर्माते हुए अपनी नज़रों को झुका लिया। एक तो सर में डूबा हुआ लाल चेहरा और ऊपर से वो पंक्ति के नाजुक से लफ्ज, जिन्हें देखकर आश्रय खुद पर कंट्रोल करे भी तो कैसे। वो अब उसकी गर्दन पर झुककर उसकी गर्दन को किस करने लगा। पंक्ति ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी तरह से खुद को आश्रय को सरेंडर कर दिया हो। लेकिन कुछ पल बाद ही आश्रय ने खुद को कंट्रोल किया और फिर गहरी गहरी सांसें लेते हुए पंक्ति की तरफ देखने लगा और पंक्ति उसे उलझन भरी नज़रों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे आश्रय क्या करेगा, क्या वो आगे बढ़ेगा या फिर। अभी वो सोच ही रही थी कि आश्रय ने हल्का सा ऊपर उठकर अपनी शर्ट को रिमूव किया और फिर वापस उसके बगल में लेटकर पंक्ति को अपनी बाहों में भर लिया। पंक्ति अब भी अपनी टुकुर टुकुर नज़रों से उसे देख रही थी। आश्रय ने अब बड़े ही प्यार से उसका माथा चूम लिया और बोला, अब तो तुम्हारी क्रेविंग अच्छे से पूरी हो गई ना, अब तो तुम आराम से सो सकती हो। आम भी मिल गए और मेरी बाहें भी, जिन पर तुम अपना सिर रखकर सुकून महसूस कर सकती हो। उसकी बातें सुनते हुए पंक्ति की आंखों में नमी तैरने लगी थी। आश्रय ने जब उसकी आंखों में नमी देखी तो वो तुरंत बोला, अब रो क्यों रही हो? कितनी बार बोल दिया मैंने तुम्हें कि नहीं डांटूंगा और ना ही गुस्सा करूंगा, लेकिन फिर भी बहुत रोती हो तुम। हर छोटी छोटी बात पर रोती हो। पंक्ति मासूमियत से बोली, रोती नहीं हूँ आश्रय जी, आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं रोना चाहती क्योंकि आपको मेरा रोना पसंद नहीं,
लेकिन क्या करूं, ये कमबख्त आंखें मानती नहीं, जरा सी बात होती है और इनमें पानी बहना शुरू हो जाता है। लेकिन यकीन कीजिए मैं अभी बहुत खुश हूँ, पर पता नहीं क्यों खुशी से मेरे चेहरे पर हंसी तो आती नहीं, बस आंसू आते हैं। आप प्लीज इन आंसुओं की वजह से मुझसे नाराज मत होइएगा। आश्रय उसकी बात पर मुस्कुराया। पंक्ति ने अब धीमे से कहा, क्या मैं एक चीज कर सकती हूँ? पंक्ति की बात सुनकर आश्रय उसे सवालिया नजरों से देख रहा था और अब पंक्ति ने उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया और फिर धीरे धीरे वो उसके गालों पर आई और उसके गालों को किस करने के बाद अब बारी आश्रय की आंखों की थी। और जब उसकी आंखों को चूमने के बाद वो नीचे की तरफ झुकी, लेकिन एक पल के लिए रुक गई। उसकी हिम्मत नहीं थी सामने से आश्रय को किस करने की। बेशक से आश्रय उसे कितना ही किस करता, उसे कितना ही प्यार करता और उस टाइम पर वो उसे रिस्पॉन्स भी देती थी, लेकिन अब खुद से उसे किस करते वक्त एक अजीब सी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। लेकिन तभी आश्रय ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और फिर उसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुकाते हुए उसकी बोलती बंद कर दिया। पंक्ति ने उसे बड़े ही प्यार से किस किया और फिर ऊपर की तरफ उठ गई। आश्रय उसे देखते हुए बोला, अब तो अच्छे से नींद आएगी ना तुम्हें? पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और आश्रय ने अपनी बाहों को थोड़ा सा और फैला दिया। पंक्ति तुरंत उसके सीने से लगकर सो गई। वहीं दूसरी तरफ प्रांस की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और प्रांस अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर दूसरी तरफ आया। पंखुड़ी ठंड से कांप रही थी। आज प्रांस के खुद के कपड़े गीले थे, वरना वो उसे अपनी जैकेट वगैरह पहना देता। उसने गाड़ी में हीटर तो ऑन कर दिया था, लेकिन उससे भी पंखुड़ी की ठंड जा नहीं रही थी। अब उसने जल्दी से आकर पंखुड़ी को अपनी गोद में उठाया और फिर सीधा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम में ले आया। रूम में आकर उसने पंखुड़ी को नीचे ज़मीन पर खड़ा किया तो पंखुड़ी क्लोजेट की तरफ जाने लगी। प्रांस ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, तुम रुको। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी एकदम से रुक गई और अब प्रांस जल्दी से क्लोजेट की तरफ आया। उसने पंखुड़ी के लिए कपड़े निकाले और खुद से उसकी साड़ी उतार कर उसे वो नाइट सूट पहनाने लगा। पंखुड़ी को शर्म आ रही थी, वो खुद में सिमट रही थी, लेकिन उसने प्रांस को मना नहीं किया। उसका मन तो कर रहा था कि यूं ही प्रांस के सीने से लग जाए, लेकिन फिर अचानक ही उसे छींक आई तो प्रांस एक पल के लिए पीछे की तरफ हट गया। उसे ये कोल्ड फीवर, ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती थी और अगर वो कभी बीमार हो जाता तो वो बीमारी लंबी चलती, इसलिए वो खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रहा था। पंखुड़ी का कोल्ड और फीवर तो एक आध दिन में ठीक हो जाता और फिर उसके बाद वो पंखुड़ी के साथ अच्छे से रोमांस कर सकता था, लेकिन अगर वो गलती से खुद बीमार हो गया तो पूरा महीना भर ठीक नहीं होगा और फिर वो बैठा रहेगा रोमांस के इंतज़ार में। और अब वो खुद को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसे तो अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने इतना क्यों पंखुड़ी को तड़पाया। अगर वो पंखुड़ी को इतना ज़्यादा नहीं तड़पाता तो अब तक तो वो ना जाने कितनी बार पंखुड़ी के साथ रोमांस कर चुका होता। उसने पंखुड़ी के कपड़े बदलने के बाद कहा, तुम एक काम करो, तुम बेड पर लेट जाओ, मैं तुम्हें ब्लैंकेट से कवर कर देता हूँ। अभी तो फिलहाल किचन में ना कोई सर्वेंट होगी और ना ही मॉम घर पर है, तो तुम्हारे लिए काढ़ा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना सकता हूँ। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी को तो ऐसा लगा जैसे प्रांस ने चाँद तारे नीचे ज़मीन पर उतारने की बात कह दी हो। वो जल्दी से बोली, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है जान, आप बस मुझे दवा दे दीजिए। प्रांस तुरंत बोला, हाँ ये तो मैं भूल ही गया। ये बोलकर उसने जल्दी से कैबिनेट में से मेडिकल बॉक्स निकाला और फिर उसमें से दवाइयाँ लेकर उसने पहले पंखुड़ी को दवाइयाँ दी और फिर उसे अच्छे से बेड पर लिटाकर उसने उसे ब्लैंकेट से कवर किया। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, आई नो तुम कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीती, चाय पीती हो, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए चाय ही बना लेता हूँ। मुझे बनानी तो नहीं आती, लेकिन जैसे तैसे बना लूँगा। और मना मत करो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है हॉस्पिटल और मैं नहीं चाहता तुम्हारी ये तबीयत यूं ही ख़राब रहे। मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। पंखुड़ी ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? मेरा मतलब है जल्दी से जल्दी क्यों? प्रांस ने नोटी स्माइल के साथ कहा, अब ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसकी बात पर पंखुड़ी उसकी तरफ बस देखती ही रह गई। वहीं प्रांस अब उसके चेहरे पर झुका, वो उसके माथे पर किस करने वाला था, लेकिन तभी अचानक से पंखुड़ी को एक छींक आई और वो प्रांस अब तुरंत पीछे की तरफ हट गया।
और बोला, मैं बस अभी आता हूँ। ये बोलकर वो सीधा रूम से बाहर निकल गया और नीचे किचन में आकर पंखुड़ी के लिए चाय बनाने लगा। पहले उसने चाय बनाई और उसे टेस्ट किया तो पता नहीं वो बहुत अजीब सा टेस्ट दे रही थी, इसलिए उसने दोबारा चाय बनाई जिसमें उसे तकरीबन 20 से 25 मिनट लग गए। और अब वो चाय लेकर वापस अपने रूम में आया तो देखा पंखुड़ी आराम से सो चुकी थी। उसे सोते हुए देख फ्रांस के चेहरे पर स्माइल थी। बेशक से दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन उसकी बीबी का सोना फिक्स था। 5 मिनट बेड पर लेटी नहीं कि तुरंत नींद आ जाएगी। आज उसने पहली बार किचन में कुछ बनाया था और उसका बहुत मन कर रहा था कि वो पंखुड़ी को अपने हाथों से बनी हुई चाय पिलाए, क्योंकि दूसरी बार बनाने से चाय सच में अच्छी बनी थी। लेकिन अब पंखुड़ी सो चुकी थी तो क्या ही कर सकता था वो अब खुद पंखुड़ी के बगल में आकर बैठा और उस चाय को पीने लगा। चाय पीते हुए उसकी नज़रें पंखुड़ी पर थी और फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ चलने लगा। वो कुछ सोचते हुए बोला, कल प्रॉमिस डे है हॉस्पिटल, और कल का ये प्रॉमिस डे हम दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल होगा। बहुत कुछ जानना चाहती हो तुम, लेकिन तुमने कभी मुझसे सवाल नहीं किया। तुम वो मासूम सी बच्ची हो जिसे एक लॉलीपॉप देकर जितना चाहे मर्जी उलझा लो। तुम्हारे मन में ना जाने क्या क्या होगा, लेकिन अगर तुम्हें ज़रा सा लालच दे दिया तो तुम बस उसी में खुश। पर मैं अब तुम्हें हर वो एक बात बताना चाहता हूँ जो जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। सो कल का प्रॉमिस डे सच में हम दोनों के लिए बहुत खास होगा। ये बोलते हुए वो थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा था और अपना इरादा भी पक्का बना रहा था, क्योंकि वो कल पंखुड़ी को जिया के बारे में सब कुछ बनाने वाला था। अपनी चाय खत्म करने के बाद वो अपनी जगह पर पूरी तरह से लेटा और उसने पंखुड़ी को अपनी बाहों में भर लिया। उसे इन्फेक्शन से डर तो लगता था, लेकिन वो अपनी हॉस्पिटल के बिना भी नहीं सो सकता था। कुछ ही देर में वो भी गहरी नींद में चला गया। सुबह का वक्त राणा मेंशन, प्रलय और सृष्टि दोनों राणा मेंशन वापस आ चुके थे। वो दोनों भी अपने रूम में थे और प्रांस के साथ पंखुड़ी भी अपने रूम में थी और आश्रय और पंक्ति दोनों अपने रूम में थे। पंक्ति कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। आश्रय को भी पता था कि आज प्रॉमिस डे है और वो सोच रहा था कि वो पंक्ति के साथ ये प्रॉमिस डे कैसे सेलिब्रेट करे। और कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वहीं आईने के सामने खड़ी पंक्ति आईने में से उसे देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आश्रय अपनी जगह पर खड़ा खड़ा ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है। पर उसकी कहाँ इतनी हिम्मत थी कि वो आश्रय से कोई सवाल कर सके। तभी आश्रय उसके पास आया तो पंक्ति ने तुरंत अपनी नज़रें उस पर से हटा ली। वहीं आश्रय ने अब उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और बोला, रात को डिनर के लिए चलोगी क्या? उसकी बात पर पंक्ति अब चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगी। वो धीमे से बोली, जैसा आप कहें आश्रय जी। आश्रय तुरंत बोला, तुम्हें पता है आज प्रॉमिस डे है और मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा है जो तुम मुझे कहना चाहती हो, या फिर तुम मुझसे कोई प्रॉमिस करना चाहती हो? उसकी बात सुनकर पंक्ति सोच में पड़ गई। उसे बताने के लिए तो पंक्ति के पास बहुत कुछ था, लेकिन दिन के अंदर जो डर था वो उसे कैसे बाहर निकाले। आश्रय ने अब उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, मैंने आज तक कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी पंक्ति, लेकिन आज मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने दिल की हर एक बात कहोगी? ये बोलते हुए वो पंक्ति को फील करवा रहा था कि अगर वो उसे कुछ कहेगी तो वो ज़रूर उसकी बात मानेगा। वो देखना चाहता था कि क्या पंक्ति उस पर इतना ट्रस्ट करती है कि उसे अपने दिल की हर एक बात बताए। पंक्ति कुछ कहती उससे पहले ही अचानक से आश्रय का फ़ोन बजने लगा। आश्रय ने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला तो उस पर उसके असिस्टेंट का कॉल आ रहा था। वो पंक्ति की तरफ देखते हुए बोला, 2 मिनट। ये बोलकर उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से उसके असिस्टेंट ने जो कहा उसे सुनकर उसके चेहरे पर एक बार फिर से परेशानी झलकने लगी। पंक्ति भी उसे कुछ वक्त से नोटिस कर रही थी कि आश्रय कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, ज़्यादातर तभी जब उसे उसके ऑफिस से कॉल आती है। तभी आश्रय ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और पंक्ति की तरफ देखते हुए बोला, तुम एक काम करना, ड्राइवर के साथ कॉलेज चली जाना, तुम्हारे बॉडीगार्ड तुम्हें फॉलो करेंगे। मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है तो मैं चलता हूँ, रात को तुम्हें कॉल करूँगा। ये बोलकर वो तुरंत उसके माथे को चूमकर वहाँ से चला गया और पंक्ति उसकी तरफ देखती रह गई।
वहीं दूसरी तरफ प्रांस और पंखुड़ी भी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आए, जहां डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाया जा रहा था। तभी प्रांस की नज़र आश्रय पर गई, जो बड़ी ही तेजी से अपने रूम से निकलकर बाहर की तरफ जा रहा था। डाइनिंग टेबल के पास खड़ी सृष्टि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आश्रय ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसे इस तरह से बाहर जाते हुए देख प्रांस की आईब्रो भी ऊपर की तरफ उठ गई थी। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने मॉम को तुम्हारे लिए काढ़ा बनाने को बोल दिया था, तुम वो काढ़ा पी लेना। मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है। ये बोलकर वो भी तुरंत बाहर की तरफ चला गया और अब सृष्टि उसकी तरफ भी देखती रह गई। आश्रय के जाने के बाद अब पंक्ति भी बाहर की तरफ आई। बाहर आकर उसने पंखुड़ी और सृष्टि की तरफ देखा, जो दरवाजे की तरफ देख रही थी। सृष्टि ने जब पंक्ति को देखा तो तुरंत पूछा, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे और आश्रय के बीच? कोई लड़ाई हुई क्या? पंक्ति ने तुरंत अपना चेहरा नामे हिला दिया और बोली, नहीं सासू माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, मेरी भी तो कोई लड़ाई नहीं हुई, फिर भी मुझे ऐसे छोड़कर चले गए। पहले तो कह रहे थे कि मुझे अपने हाथों से काढ़ा पिलाएंगे, लेकिन इन्होंने तो पानी भी नहीं पिलाया। ये बोलते हुए उसने मुंह बनाया हुआ था और उसकी बात सुनकर पंक्ति और सृष्टि दोनों मुस्कुराने लगी थी। सृष्टि अब उसके पास आई और बोली, कल रात को कोल्ड हो गया तुम्हें? पंखुड़ी ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिलाया। सृष्टि झट से बोली, तो किसने कहा था बारिश में भीगने के लिए? पंखुड़ी भी जल्दी से बोली, आपको तो पता है सासू माँ, मैं ऐसी हरकतें नहीं करती, मैं बहुत समझदार हूँ। मैं तो बारिश में बिल्कुल भी नहीं भीगना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मुझे बारिश में खड़ा कर दिया और फिर मैं भीग गई। सृष्टि ने हैरानी से पूछा, अच्छा, प्रांस ने तुम्हें बारिश में खड़ा किया, लेकिन क्यों? पंखुड़ी कुछ सोचते हुए बोली, क्योंकि इनको मेरे साथ रोमांस करना था। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी और सृष्टि को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। पंक्ति भी शर्माते हुए वहां पर बैठी थी। पंखुड़ी तो कुछ भी बोल देती थी, लेकिन उसे तो नॉर्मल सी बात कहने में भी शर्म आती थी। पंखुड़ी ने जब पंक्ति की तरफ देखा तो हैरानी से बोली, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? पंक्ति ने अब तुरंत अपने गाल पर अपना हाथ रख लिया और बोली, लाल नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं है भाभी। मुझे मुझे नहीं पता मेरा चेहरा लाल क्यों है, लेकिन मैंने जब आईने में देखा था तो बिल्कुल ठीक था। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारा चेहरा पूरा लाल है और तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुम मुझे जानबूझकर नहीं बता रही हो ना कि तुमने अपने चेहरे पर क्या लगाया है, ताकि मैं भी अपना चेहरा इतना क्यूट क्यूट ना बना सकूं। पंक्ति जल्दी से बोली, ऐसा मैं क्यों करूंगी पंखुड़ी भाभी? अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता जिससे मैंने अपना चेहरा लाल किया है तो मैं आपको ज़रूर बताती, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। पंखुड़ी ने अब सृष्टि की तरफ देखा और बोली, क्या पंक्ति सच कह रही है सासू माँ? सृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, हाँ वो सच कह रही है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा चेहरा इस तरह से लाल हो सकता है, तो मैं तुम्हें वो दे दूंगी, डोंट वरी। पंखुड़ी तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, इसको मत देना सासू माँ, ये मुझे नहीं दे रही है, आप इसे मत देना, हाँ नहीं तो। ये बोलते हुए उसने पंक्ति की तरफ देखा तो पंक्ति भी तुरंत बोली, क्यों, मुझे क्यों नहीं देंगी सासू माँ? उसे जवाब देते देख पंखुड़ी ने अब और भी ज़्यादा मुंह बनाया और सृष्टि खुद हैरान रह गई कि पंक्ति के मुंह से ये जवाब कैसे निकल गया। वहीं पंक्ति ने अब सृष्टि की तरफ देखा और बोली, सासू माँ, अगर आप पंखुड़ी भाभी को कुछ देंगी तो मुझे भी दीजिएगा, हाँ नहीं तो। हर बार ये अकेले अकेले आपसे सब कुछ लेती हैं, आपका प्यार भी और बाकी सब चीज़ भी, लेकिन इस बार मुझे भी मेरा हक चाहिए। पंखुड़ी ने तुरंत प्लेट में रखा हुआ फोर्क उठाया और पंक्ति की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अभी दूं मैं तुम्हें तुम्हारा हक? सासू माँ सिर्फ मेरी है, अगर तुमने मेरी सासू माँ की तरफ देखा भी ना तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। पंक्ति एक पल के लिए तो डर गई थी, लेकिन उसने दूसरे ही पल दूसरा फोर्क उठाया और बोली, आपकी अकेले की सासू माँ नहीं है वो मेरी भी सासू माँ है, मेरे पति भी उनके बेटे हैं, तो आप मेरी सासू माँ पर अकेली हक नहीं जमा सकती। आई बड़ी मुझे 1% सासू माँ देने वाली, मैं पूरी 50% सासू माँ लूँगी। उन दोनों की लड़ाई देखकर सृष्टि को बस हार्ट अटैक नहीं आया, वरना कोई कमी नहीं रह गई थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका घर जंग का मैदान बन गया। और अब पंखुड़ी ने बिल्कुल पप्पी फेस बनाया तो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ, आप बस मुझे 50% मिलेंगी, पूरे 100% नहीं मिलेंगी।
सृष्टि पंक्ति की तरफ देख रही थी। उसे पंक्ति से समझदारी की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ तो वो अब पंखुड़ी से भी ज़्यादा ढीठ बन रही थी। उसने भी तुरंत सृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भी आप चाहिए हो सासू माँ, और वो भी पूरे के पूरे, हाँ नहीं तो। और वैसे भी मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मेरी तो हर एक बात मानी जानी चाहिए सासू माँ। फिर क्यों नहीं मानी जा रही? अब सृष्टि और भी ज़्यादा बुरी तरह से फंस गई थी, क्योंकि अब तो पंखुड़ी का पलड़ा थोड़ा सा हल्का हो गया था। एक तो पंक्ति और ऊपर से होने वाला बच्चा, ऐसे में तो पंक्ति ही जीतने वाली थी। लेकिन तभी पंखुड़ी अपनी जगह से उठी और बोली, बस यही चीज़ की कमी है ना, मैं जा रही हूँ अपनी जान के पास। मैं उनसे कहूँगी कि मुझे नहीं पता, अभी इसी वक्त मेरे टमी में भी एक बेबी दो, हाँ नहीं तो फिर देखना सासू माँ तुमसे भी ज़्यादा डबल मेरी होंगी। ये बोलते हुए वो सीधा बाहर की तरफ निकल गई और सृष्टि तो उसकी तरफ देखती रह गई। अब उसने पंक्ति की तरफ देखा तो पंक्ति मासूमियत से बोली, मैंने कुछ नहीं किया सासू माँ, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से ये सारी बातें निकल गई। लगता है बेबी की वजह से मेरे मूड स्विंग हो रहे हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना सासू माँ। एक तो पता नहीं मैं आजकल कैसी कैसी बातें करने लगी हूँ, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? रागिनी जो कब से खड़ी वहाँ पर सब तमाशा देख रही थी, अब उसे हंसी आने लगी और उसे हंसते हुए देख सृष्टि उसे घूर रही थी। वहाँ वो दुविधा में फंसी हुई थी और रागिनी उसके मज़े ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि इंडस्ट्रीज आश्रय अपने केबिन में बैठा था और उसके सामने ही लैपटॉप ऑन था। वो अपने शेयर्स देख रहा था जो लगातार नीचे गिर रहे थे। उसके चेहरे पर पसीना झलक रहा था। प्रांस और प्रलय दोनों ने उस पर बहुत ट्रस्ट दिखाया था और उसे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करके दिया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे गलती कहाँ हो रही है जो उसे लॉस हो रहा है। और अब तक उसे लगभग से 100 करोड़ का लॉस हो चुका था और एक बार फिर से उसकी कंपनी के शेयर्स गिर रहे थे। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुला और प्रांस अंदर की तरफ आया। प्रांस को वहां पर देखकर आश्रय शॉक्ड रह गया। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन प्रांस ने आगे बढ़कर अपना हाथ लैपटॉप के कीबोर्ड पर रख दिया तो आश्रय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो कांपती आवाज़ में बोला, भाई वो। प्रांस ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ कि मुझसे बातें छुपा पाए, और अगर तू छुपा भी लेगा तो और बहुत लोग हैं मुझे तेरी प्रॉब्लम्स बताने वाले। पर अच्छा मुझे तब लगता जब तू खुद मेरे पास आता और मुझे बताता कि प्रॉब्लम है क्या। आश्रय धीमे से बोला, आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया था भाई, मैं आप लोगों का ट्रस्ट। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और फिर उसके लैपटॉप को अपनी तरफ घुमाया। अब वो सामने चेयर पर बैठ चुका था और उसकी गहरी नज़रें लैपटॉप पर थी। आश्रय भी अपनी जगह से उठकर उसके पास आ गया था। कुछ सोचते हुए प्रांस ने अपने फ़ोन से एक मैसेज किया और अगले ही पल जैसे शेयर्स मार्केट में एक तहलका मच गया। फ्रांस ने अपनी कंपनी का सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट प्राश्रय की कंपनी को दे दिया था और अब तकरीबन 10 से 15 इन्वेस्टर्स ने आश्रय की कंपनी में अपना इन्वेस्ट शो कर दिया था, जिसके बाद उसकी कंपनी के शेयर्स एकदम से हाई होने लगे। आश्रय ने जब लैपटॉप पर ये सब कुछ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। फ्रांस का एक मैसेज और इतना तहलका देखकर वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, पता नहीं मेरा दिमाग आपकी तरह कब चलेगा। फ्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने भी बहुत लॉस किया है, यूं ही मैं फ्रांस राणा नहीं बना, धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगे। लेकिन ये तो ऑफिस है और यहाँ जो लॉस हो रहा है उसे तो संभाला जा सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में जो लॉस हो उसे संभाला नहीं जा सकता आश्रय, इसलिए थोड़ा ख्याल रखना। वेल तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन बाकी की प्रॉब्लम अब तुम्हें खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आने वाली है। ये बोलकर वो केबिन से बाहर चला गया। आश्रय उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखता ही रह गया। पता नहीं क्यों अब उसे एक बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। उसने जल्दी से पंक्ति को कॉल किया, लेकिन पंक्ति ने उसका कॉल रिसीव ही नहीं किया। पंक्ति कॉलेज आ चुकी थी और अपनी क्लासेस अटेंड कर रही थी। उसका फ़ोन साइलेंट था तो उसे फ़ोन का पता ही नहीं चला और अब जब क्लासेस ओवर हुई तो उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा। आश्रय की मिस्ड कॉल देखकर वो उसे कॉल करने वाली थी, लेकिन तभी एक लड़की उसके पास आई और बोली, तुम्हें प्रोफेसर मिश्रा लाइब्रेरी में बुला रहे हैं। पंक्ति सोच में पड़ गई कि पहले लाइब्रेरी जाए या फिर आश्रय को कॉल करे,
लेकिन अच्छे से फ्री होकर वो आश्रय को कॉल करेगी ताकि 5-10 मिनट उससे बात कर सके। इसलिए वो पहले लाइब्रेरी की तरफ आ गई। जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर आई, उसका सिर भारी होने लगा था और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई स्प्रे की गई हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज स्मेल आ रही थी। उस स्मेल को फील करते हुए पंक्ति की आंखों में आंसू तक आने लगे थे। तभी एक शख्स उसके करीब आया और पंक्ति की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें घबराहट हो रही है क्या? पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उस शख्स ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया। सामने ही एक दूसरा शख्स खड़ा था, जिसके हाथ में एक कैमरा था और वो पंक्ति के साथ उस शख्स की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। उस शख्स ने अब पंक्ति को यूं ही कमर से पकड़कर पीछे दीवार से लगाया और फिर उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंक्ति लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, आश्रय जी, मुझे मेरे आश्रय जी के पास जाना है। वो शख्स तिरछा मुस्कुराया और बोला, चली जाना, बेशक से जिसके पास मर्जी चली जाना, मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारे क्लोज आने के पैसे मिले हैं। एक बार पिक्चर्स क्लिक हो जाए उसके बाद बेशक से तुम किसी के पास जाना, आई डोंट केयर। ये बोलकर अब वो पंक्ति के चेहरे पर और भी ज़्यादा झुक गया था। उसके होठ लगभग पंक्ति के होठों के करीब आ चुके थे और उसने पंक्ति को अब उसके कंधों से पकड़ लिया था। उसने उसकी ड्रेस को हल्का सा उसके कंधे से सरकाया और फिर अपने होठों को उसके कंधे पर रख दिया। पंक्ति को बहुत गंदा फील होने लगा। वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे इतना ज़रूर समझ में आ रहा था कि कोई इंसान उसके साथ बहुत घटिया हरकत कर रहा है। इसलिए उसने उस इंसान को जोर से धक्का मारा और वो शख्स लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ हो गया। लेकिन अब बेशक से वो उस इंसान को धक्का मार दे या उसे जान से मार दे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि कैमरामैन को जो पिक्चर चाहिए थी वो उसे मिल चुकी थी। कैमरामैन ने अब दूसरे शख्स की तरफ देखा तो उसने भी अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर वहां पंक्ति को एक चेयर पर बिठाकर वो दोनों तुरंत लाइब्रेरी से निकल गए। वहीं पंक्ति का चेहरा एक तरफ लुढ़का हुआ था। वो दोनों दरवाजे के रास्ते से नहीं बल्कि खिड़की के रास्ते से बाहर निकले थे, जिसकी वजह से लाइब्रेरी का दरवाज़ा अंदर की तरफ से बंद था और अब किसी ने लाइब्रेरी का दरवाज़ा जोरों से बजाना शुरू किया। लेकिन पंक्ति अंदर पूरी तरह से बेहोश थी, इसलिए उसे दरवाज़ा बजाने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। आखिर में अब दरवाजे को तोड़ा गया और जब सब लोग अंदर आए और उन्होंने पंक्ति को इस हालत में देखा तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सब लोग पंक्ति के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि वो ड्रग्स लेकर इस तरह की हालत में यहाँ पर है, तो कोई कह रहा था कि शायद किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है। पंक्ति की हालत देखते हुए उसे जल्दी से मेडिकल रूम में शिफ्ट किया गया और फिर डीन ने जल्दी से आश्रय को कॉल कर दिया। वहीं आश्रय, जो कब से पंक्ति को कॉल कर रहा था लेकिन पंक्ति फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी, वो अपने ऑफिस से पंक्ति के कॉलेज के लिए निकल चुका था और अब उसकी गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकलने लगा। तभी उसके कॉल पर डीन का फ़ोन आया तो उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से जो कहा गया उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। अब वो जल्दी से मेडिकल रूम की तरफ आया। पंक्ति को मेडिकल रूम में लाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया था। साफ पता चल रहा था कि उसे किसी तरह के ड्रग्स के स्प्रे के साथ बेहोश किया गया है। आश्रय ने जब पंक्ति को इस हालत में देखा तो उसका दिल जैसे एक पल के लिए तो धड़कना ही भूल गया। वो तुरंत पंक्ति के पास आया। वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, पंक्ति ठीक तो है ना? डॉक्टर ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, हाँ ये ठीक है, बस प्रेगनेंसी की वजह से शायद थोड़ी सी वीकनेस है और इसलिए इन्हें चक्कर आ गए थे। आश्रय हैरानी से डॉक्टर की तरफ देख रहा था। अभी तक पंक्ति के साथ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं था, तो फिर अब अचानक से ही ये वीकनेस और इस तरह के चक्कर आना। लेकिन डॉक्टर उसे कुछ बता नहीं रही थी, क्योंकि डीन ने ही डॉक्टर को आश्रय को कुछ बताने से मना किया था। आश्रय ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और पंक्ति की प्रेगनेंसी की बात सुनकर सब लोग हैरान थे। वहाँ पर ज़्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन एक दो स्टूडेंट और कुछ प्रोफेसर वहीं पर खड़े थे। वो लोग भी डर की वजह से चुप थे। और डॉक्टर आश्रय की तरफ देखकर अब हल्का सा मुस्कुराई और बोली,
डोंट वरी, इन्हें अभी 15-20 मिनट में ही होश आ जाएगा। मैंने इंजेक्शंस लगा दिए हैं, आप तब तक इनके साथ ही बैठे रहिए। ये बोलकर डॉक्टर उस मेडिकल रूम से बाहर चली गई और उनके जाने के बाद बाकी सब लोग भी बाहर चले गए। आश्रय अब पंक्ति के चेहरे की तरफ देखने लगा और उसे पंक्ति को देखते हुए प्रांस की कही हुई बातें याद आ रही थी। क्या प्रांस का इशारा इन्हीं सब बातों को लेकर था? लेकिन पंक्ति का बेहोश होना भला प्रांस पहले से ही कैसे इज्यूम कर सकता है? तो क्या पंक्ति का बेहोश होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है? लेकिन वो पता कैसे लगाए? उसे इतना तो पता था कि पंक्ति लाइब्रेरी में बेहोश हुई है, तो क्या उसे वहाँ का कैमरा चेक करना चाहिए? लेकिन फिलहाल आश्रय पंक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो वहीं पर बैठा रहा। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो बाद में सिक्योरिटी रूम में जाकर कैमरा ज़रूर चेक करेगा। तकरीबन 15-20 मिनट बाद ही पंक्ति को होश आया और उसने धीरे धीरे अपनी पलकों को खोला। आश्रय को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो जल्दी से आश्रय ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, तुम रो क्यों रही हो पंक्ति? क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? पंक्ति रोते हुए बोली, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना आश्रय जी? आश्रय हैरानी से बोला, मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? पंक्ति जल्दी से बोली, क्योंकि इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही वो चुप हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आश्रय से वो क्या कहे। कहीं उसके साथ जो लाइब्रेरी में हुआ वो सुनकर आश्रय ने उस पर यकीन ना किया तो? अभी इतनी मुश्किल से तो आश्रय उसके करीब आने लगा है, और अगर इन सब बातों के बाद वो उससे और भी ज़्यादा दूर चला गया तो? ये सोचकर ही पंक्ति का दिल बुरी तरह से कांपने लगा था। उसने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, कुछ कुछ नहीं, वो मैं डर गई थी आश्रय जी, बस और कुछ नहीं। आश्रय उसे देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम इस तरह से बेहोश कैसे हो गई? तुमने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर लेना। पंक्ति धीमे से बोली, मैंने ब्रेकफास्ट किया था आश्रय जी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ गए, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। आश्रय ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। डॉक्टर की बात सुनकर और पंक्ति ने भी जब ये कहा कि वो नॉर्मली बेहोश हो गई थी, तो आश्रय ने अब अपने दिल का वहम निकाल दिया था। फ्रांस की बातों का इशारा किसी और तरफ होगा, ये सोचकर उसने इस बात को ज़्यादा हवा नहीं दी। अब उसने पंक्ति के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, घर चलें? पंक्ति धीमे से बोली, लेकिन मेरे लेक्चर्स? आश्रय गुस्से से बोला, खबरदार अगर फालतू की बकवास की तो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए कॉलेज से ड्रॉप ले लो, कम से कम तब तक के लिए जब तक 3 महीने पूरे नहीं हो जाते, क्योंकि मॉम ने बताया था कि 3 महीने कुछ ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। उसकी बात सुनकर पंक्ति ने कुछ नहीं कहा। आश्रय ने अब उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया और फिर पंक्ति को अपनी गोद में उठाकर वो बाहर की तरफ लेकर आया। बाहर गार्डन की तरफ कुछ लड़कियां धूप में बैठी थी, और जब उन्होंने आश्रय और पंक्ति को यूं देखा तो अब एक बार फिर से पंक्ति के बारे में बातें होना शुरू हो गई थी। कोई पंक्ति से जल रहा था तो कोई पंक्ति को जालसाज बोल रहा था, लेकिन फिलहाल वो लोग दूर थे तो आश्रय को किसी की बकवास सुनाई नहीं दे रही थी। उसने पंक्ति को बड़े ही प्यार से गाड़ी में बिठाया और फिर वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी भी राणा इंडस्ट्रीज पहुंची। फ्रांस फिलहाल अपने काम में लगा हुआ था, तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और पंखुड़ी अंदर की तरफ आई। उसे वहां पर देखकर फ्रांस शॉक्ड रह गया। वो आश्रय और अपने काम में इतना ज़्यादा उलझा हुआ था कि उसने काफ़ी टाइम से पंखुड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, वरना वो हर 15-20 मिनट बाद चेक करता रहता था कि पंखुड़ी क्या कर रही है और क्या नहीं। और अब उसे अपने सामने देखकर सच में उसके होश उड़े हुए थे। वहीं पंखुड़ी अब बिल्कुल उसके करीब आई और अगले ही पल उसके सामने टेबल पर बैठकर बोली, मुझे बेबी चाहिए। प्रिंस हैरानी से बोला, क्या? पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, आपको सुनाई नहीं दिया तो मैं दोबारा बोल देती हूँ, मुझे बेबी चाहिए, मतलब मुझे बेबी चाहिए, कहीं से भी ला कर दो, पर मुझे बेबी ला कर दो। फ्रांस सार्कास्टिकली हंसते हुए बोला, बेबी ऐसे थोड़े ना आते हैं हॉस्पिटल, बेबी के लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी बोली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता बेबी करना आपके बस की बात है। यहाँ लोगों के बच्चे होने वाले हैं और हमारा तो अभी कुछ शुरू भी नहीं हुआ। मुझे नहीं पता, मुझे अभी इसी वक्त प्रेग्नेंट कीजिए। फ्रांस उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। पंखुड़ी अब इरिटेट होते हुए बोली,
आपको हंसी आ रही है मुझ पर? प्रिंस मुस्कुराते हुए बोला। तुम बात ही ऐसी कर रही हो। ये बोलते हुए वो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा था। पंखुड़ी अब गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मैं जा रही हूँ अपने मायके, और अब आप बेशक से कुछ भी कीजिए, मैं वापस आपके पास नहीं आऊँगी। एक बेबी मांग रही हूँ, वो भी आपसे मुझे दिया नहीं जा रहा। आए बड़े ये बोलने वाले कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। अरे कुछ करोगे तो कुछ होगा ना, करना कराना कुछ है नहीं, बस बातें बनानी आती हैं इनको। ये बोलकर वो केबिन से बाहर की तरफ चली गई और प्रांस तो बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसे तो समझ ही नहीं आया कि उसकी बीवी उसे सुनाकर क्या गई। वैसे तो वो नहीं चाहता था कि पंखुड़ी उससे नाराज़ होकर अपने मायके जाए। उसने पहले भी पंखुड़ी को बहुत बार बोला था कि उसे पंखुड़ी का उसके मायके जाना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फ़िलहाल उसने उसे नहीं रोका क्योंकि आज रात के लिए उसने कुछ प्लान बनाया हुआ था। वहीं पंखुड़ी अब मुँह बनाते हुए नीचे की तरफ आई और नीचे आते ही उसकी नज़र एक लड़की और एक लड़के पर गई जो वहीं गाड़ी के पास खड़े थे, और लड़की खुद से लड़के को किस कर रही थी। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि जान चाहते हो कि मैं ही सब कुछ करूं? कहीं उन्हें शर्म तो नहीं आती? लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक नंबर के निहायती बेशर्म आदमी हैं ये। जा रही हूँ अब मैं नाराज़ होकर। ये बोलकर वो गाड़ी में बैठ गई और अगले ही पल उसने ड्राइवर को गाड़ी ग्रोवर मेंशन लेकर चलने के लिए कहा। कुछ ही देर में वो ग्रेयर मेंशन पहुंची, लेकिन अब उसके चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। वो वहां पर आ तो गई थी, लेकिन अब उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से वापस राणा मेंशन चली जाए। लेकिन वो ड्राइवर को कुछ बोलती उससे पहले ही श्वेता जी अंदर से बाहर की तरफ आई। उन्होंने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ, तुम्हें यहाँ आना था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया पंखुड़ी? पंखुड़ी को समझ नहीं आया कि वो अपनी मॉम को क्या जवाब दे। वो बस चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल गई। वहीं ज्योत्सना उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं तो कब से आपसे मिलना चाहती थी दी। आप ना सच में शादी के बाद बहुत ज़्यादा बदल गई हो। माना जीजू आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमें भूल जाएं। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, खाक प्यार करते हैं वो मुझसे, कोई प्यार वार नहीं करते वो मुझसे। सारा दिन उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं, और अगर फुर्सत मिल भी जाए तो इनका और एक फेवरेट काम है मुझे तड़पाना। वो काम करके वो अच्छे से सुकून की नींद सोते हैं और मैं तड़पती रह जाती हूँ। अगर गलती से भी वो मुझे यहाँ लेने आ गए ना, तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी उनके साथ। और अगर वो आप लोगों को फ़ोन करे तो कह देना कि मैं नाराज़ हूँ उनसे, हाँ नहीं तो। और मुझे कोई डिस्टर्ब मत करिएगा, मैं सोने जा रही हूँ। ये बोलकर वो सीधा अंदर की तरफ चली गई और ज्योत्सना और श्वेता जी एक दूसरे की तरफ ही देखती रह गईं। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।